जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं फैसेट्स ऑफ यूपीएससी। लास्ट के लेक्चर में हमने रीट्स के ऊपर बात की थी, रीट्स को डिटेल में समझा और जितने टाइप्स होते हैं रीट्स के वो सारे डिटेल में कवर किए। नाउ इस वीडियो में बात करेंगे रीट्स के ऊपर यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी आसानी हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विसेज 2022 के क्वेश्चन की। विद द रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, यानी भारत के कोर्ट्स में रिट जो इशू किए जाते हैं उसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है मेंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी, यानी मेंडेमस कभी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं लाया जा सकता जब तक कि वो पब्लिक ड्यूटी से एंट्रस्टेड ना हो। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है मेंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी मेंडेमस उस कंपनी के खिलाफ भी नहीं लाया जा सकता भले ही वो क्यों ना गवर्नमेंट कंपनी हो। तीसरे में बोला गया है एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रीट ऑफ को वोरंटो, यानी को वोरंटो रीट के लिए कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो है वो एज अ पेटिशनर जा सकता है कोर्ट में। सो इसके पिछले पार्ट में हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी मेंडेमस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मेंडेमस का अर्थ होता है वी कमांड और इसमें पब्लिक ऑफिशियल जो है वो आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म, यानी पब्लिक ड्यूटी की बात की जाती है और कोई भी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट के खिलाफ ये इशू किया जा सकता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ मेंडेमस को इशू किया जा सकता है, तो सेकंड हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे बोला गया अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी भी है तो भी उसके खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता, जो कि गलत है। अगर हम बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो हमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी 2 तो इनकरेक्ट है, 2 को हम एलिमिनेट करेंगे, हमारा आंसर बचेगा ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली। बाकी के दोनों स्टेटमेंट्स को भी समझ लेते हैं। बिल्कुल सही बात है फर्स्ट स्टेटमेंट, मेंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी, यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं लाया जा सकता जब तक कि वो पब्लिक ड्यूटी से इंटरेस्टेड ना हो। तीसरे में बोला गया था एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर, बिल्कुल सही है, को वारंटो रिट को ऑब्टेन करने के लिए कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन कोर्ट मूव कर सकता है। सो इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेंडेमस रिट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल इस तरह के ऑफिसेज में मेंडेमस को इशू किया जा सकता है। नाउ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर तो हमने देख लिया, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम रीट्स आर इशूड बाय, यानी इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर रीट्स किसके द्वारा इशू किया जाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया द सुप्रीम कोर्ट ओनली, दूसरे में कहा गया है द हाई कोर्ट्स ओनली, तीसरे में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ओनली, द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही रीट इशू की पावर है। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास एंड अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स के पास। हालांकि पार्लियामेंट चाहे तो अदर कोर्ट्स को भी ये पावर दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी है, पहली बात। और दूसरा, अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है। सो ये क्वेश्चन CDS 2020 में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2015 का है। बोला जा रहा है रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ अ पर्सन कैन बी इशूड, यानी हेबियस कॉर्पस रीट जो है किसी पर्सन को रिलीज करने के लिए इशू किया जा सकता है किस केस में। वेयर द अरेस्ट और डिटेंशन हैज टेकन प्लेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, यानी जब अरेस्ट और डिटेंशन जो किया गया है वो लॉ के अकॉर्डिंग किया गया है, लॉ के कॉन्ट्रावेंशन में किया गया है, यानी प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के खिलाफ अरेस्ट किया गया है। नॉर्मली जो अरेस्ट है अगर क्रिमिनल चार्जेस में अरेस्ट किया जाता तो अलग बात है, लेकिन जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है अगर उसके खिलाफ उसके उल्लंघन में अरेस्ट किया गया है, पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है। दूसरा बोला जा रहा है टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन इम्प्रिजन्ड ऑन अ क्रिमिनल चार्ज, यानी अगर किसी को क्रिमिनल चार्ज है और उसके बेसिस पे अगर इम्प्रिजन किया गया है तो उसके रिलीज के लिए हेबियस कॉर्पस इशू किया जा सकता है या नहीं। तीसरा बोला गया वेयर द अरेस्ट हैज टेकन प्लेस फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और द पार्लियामेंट, यानी जब अरेस्ट किया गया हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर पार्लियामेंट के कंटेम्प्ट के लिए तो हेबियस कॉर्पस इशू किया जा सकता है या नहीं। सो मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था कि जब किसी पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा तो उस टाइम पे टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लाटर बिफोर इट, ताकि वो लीगलिटी ऑफ डिटेंशन को चेक कर सके कि वाकई में ये डिटेंशन लॉफुल है या अनलॉफुल है, और अगर ये इलीगल घोषित किया जाता है तो फिर ये आर्बिट्री डिटेंशन के खिलाफ होगा। सो यहीं पे मैंने बात की थी कि जो हेबियस कॉर्पस का रीट है वो बोथ पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ इशू किया जा सकता है, लेकिन जब डिटेंशन लॉफुल होगा, कानून के समर्थन में होगा, कानून के अकॉर्डिंग होगा, तो इस हेबियस कॉर्पस को इशू नहीं किया जा सकता। दूसरा मैंने बताया था कि द प्रोसीजिंग
इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, यानी जब किसी लेजिस्लेचर और कोर्ट का कंटेम्प्ट के लिए डिटेन किया गया हो। दूसरा बोला गया है डिटेंशन इज बाय अ कम्पिटेंट कोर्ट, यानी किसी कम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिटेन किया गया हो। चौथा बोला जा रहा है डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। सो इनके खिलाफ जो है वो हेबियस कॉर्पस इशू नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन इम्प्रिजन ऑन क्रिमिनल चार्ज। अब क्रिमिनल चार्ज के बेसिस पे अगर इम्प्रिजन किया गया है तो इसे छुड़ाने के लिए फिर क्यों हेबियस कॉर्पस रीट का यूज किया जाएगा। तो सेकंड तो बिल्कुल गलत है। और अगर हम थर्ड को देखें, वेयर द अरेस्ट हैज टेकन प्लेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तो हमने देखा, ये बिल्कुल सही है। इसके खिलाफ जो है वो इशू नहीं किया जा सकता हेबियस कॉर्पस, तो थर्ड भी यहाँ पे गलत है ना। अगर हम आंसर की बात करें तो सिर्फ 1 करेक्ट। यहाँ से अगर हम सिर्फ 2 को भी एलिमिनेट करते तो हमारा आंसर आ जाता ऑप्शन सी 1 ओनली। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था कि जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो जनरली इन्हीं बातों से बनते हैं कि किनके खिलाफ इशू किया जा सकता है और किनके खिलाफ नहीं। तो इन बातों को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2015 का है। इस क्वेश्चन को मैं पूरे क्वेश्चन सीरीज का टॉप क्वेश्चन मानूंगा। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि आर्टिकल 32 के बारे में कौन सी बात जो है वो गलत है, सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट द पावर टू इशू रीट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रीट इशू करने की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। दूसरा बोला गया इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज देयरफॉर इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, यानी खुद पार्ट 3 के अंदर ये आता है आर्टिकल 32, इसलिए ये इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है। तीसरा बोला गया डॉक्टर अंबेडकर ने इसे वेरी सोल कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और चौथा बोला गया एन एग्री पर्सन हैज़ नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर अ फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन वायलेटेड। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसे बहुत ही ध्यान से समझना होगा। सो लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी कि जो सेकेंड वाला यहाँ पे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये पार्ट 3 के आर्टिकल 32 में आर्टिकल 32 वो पार्ट 3 के अंदर आता है और ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वेरी सोल कहा था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सबसे इंपॉर्टेंट राइट माना जाएगा। और चौथा बोला जा रहा है एन एग्री पर्सन हैज़ नो राइट टू कंप्लेन। सो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 के अंदर उन्हीं बातों के लिए रिट जारी किया जा सकता है जो कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन से रिलेटेड हो। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लीगल राइट है तो उसे आर्टिकल 32 के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को तो ये पावर देता है कि वो रिट जारी कर सके, लेकिन हाई कोर्ट को ये पावर नहीं देता। हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है? आर्टिकल 226। इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन, क्योंकि जब हम फ्लो में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन क्वेश्चन में आर्टिकल 32 बोला गया है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अंदर रिट जुरिडिक्शन नहीं आता है, वो आर्टिकल 226 के अंदर आता है। हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2016 में पूछा गया है। बोला जा रहा है आर्टिकल 32 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बोला गया इट प्रोवाइड्स रेमेडीज टू सिटीजन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रेमेडीज प्रदान करता है सिटीजन्स को। दूसरा बोला गया इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले, यानी अगर डिले भी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती रिट पिटीशन जारी करने से आर्टिकल 32 के अंदर। चौथा बोला गया प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑल्सो अप्लाइज टू द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ विच हैज़ नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल राइट्स, यानी आर्टिकल 32 के अंदर ऑर्डिनरी लॉ के एनफोर्समेंट की भी बात की जाती है जिसका फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना नहीं है। तो लास्ट के लेक्चर में इसलिए मैंने आपको ये बहुत ही डिटेल से बताया था कि आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए ही रिट जारी किया जा सकता। अगर कोई ऑर्डिनरी राइट है, अगर कोई लीगल राइट है, अगर उस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के अंदर रिट जारी नहीं किया जा सकता। तो डी यहाँ पे गलत बनेगा, नॉट ट्रू बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया ऑर्डिनरी लॉ के लिए भी आर्टिकल 32 के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफ रिट की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पे गलत है। बाकी के स्टेटमेंट्स और ऑप्शन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज अ रिट पिटीशन, ये हमने बात की है लास्ट के लेक्चर में कि हाई कोर्ट चाहे तो रिफ्यूज कर सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन जारी करने से नहीं मना कर सकती, नहीं रिफ्यूज कर सकती। इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था। सो ये देखिए लास्ट के लेक्चर मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती, रिफ्यूज नहीं कर सकती रिट जुरिस्डिक्शन इशू करने से, जबकि हाई कोर्ट कर सकती है क्योंकि आर्टिकल 226 के अंदर यह डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2016 का है। बोला गया है भारत के संविधान के अनुसार जो प्रोहिबिशन की रिट है वो किससे संबंधित है। पहला बोला गया इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी,
यानी ये जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ इशू किया जा सकता है। दूसरा बोला गया टू प्रोहिबिट एन इन्फीरियर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई, यानी इन्फीरियर कोर्ट को प्रोहिबिट करना, रोकना कि किसी पर्टिकुलर केस में आप प्रोसीडिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके जुरिस्डिक्शन के दायरे से बाहर है। तीसरा बोला गया टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड, यानी उस पर्सन को रोकना जो अगर वो ऑफिस होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो एंटाइटल्ड ही नहीं है। सो प्रोहिबिशन के लिए मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी कि इट कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, यानी ये सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ ही इशू की जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब बात आती है गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिस की तो इसके लिए हमारे पास सेपरेट रीट है, मेंडेमस। सो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ इशू किया जाता है। दूसरा बोला गया है उस कोर्ट को रोकना, इन्फीरियर कोर्ट को रोकना किसी पर्टिकुलर केस के में जब उसका जुरिस्डिक्शन या तो उसमें बाहर हो या फिर एक्सेस जुरिस्डिक्शन दिखाया जा रहा हो। तो सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड बिल्कुल गलत है। सो हमें यहाँ पे आंसर की बात करें तो अगर हम थर्ड को एलिमिनेट करें हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नाउ आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड, अगर इस तरह की बात आती है पब्लिक ऑफिस के होल्डिंग की जिसमें वो एंटाइटल्ड ही नहीं है तो इसके खिलाफ कौन सा रिट जारी किया जा सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है बट इसमें रिट वाली बात है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ये CAPF 2011 का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला बोला गया दे कैन बी इन्फोर्स थ्रू रीट जुरिस्डिक्शन, यानी रीट जुरिस्डिक्शन के तहत इन्हें इन्फोर्स किया जा सकता है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि रीट जुरिस्डिक्शन सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए इशू किया जाएगा, न कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। वैसे भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी आप कोर्ट में जाकर के इसे इन्फोर्स करने की बात नहीं कह सकते। तो फर्स्ट तो गलत है। सेकेंड हम देखते हैं दे हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन, यानी ये संविधान में प्रारंभ से ही हमारा था। ये बिल्कुल गलत है। हमें पता है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही एप्लीकेबल है, ये थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है। सो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को यहाँ से एलिमिनेट करें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो गलत है, सिर्फ अगर हम सेकंड को भी एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा सी। यानी यहाँ से हमें ये सीखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए एप्लीकेबल है, बाहर के सिटीजन्स के लिए नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2020 का है। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इशू ऑफ अ रिट ऑफ को वारंटो, यानी को वारंटो रिट को इशू करने के लिए कौन सा नेसेसरी कंडीशन नहीं है। पहला बोला गया द ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस, यानी जो ऑफिस है वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखिए द ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, या तो उस ऑफिस को स्टैट्यूट के द्वारा, कानून निर्माण के द्वारा बनाया गया हो या फिर संविधान के द्वारा खुद ही स्टेब्लिश किया गया हो। थर्ड ऑप्शन की बात करें द ऑफिस मस्ट नॉट बी अ सब्सटेंसिव वन, यानी जो ऑफिस है वो सब्सटेंसिव नहीं होना चाहिए। चौथा बोला गया देयर हैज़ बीन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट इन अप्रोप्रिएटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस, यानी उस पर्सन के ऑफिस में ऑफिस होल्ड करने से संविधान या कानून के किसी नियम का उल्लंघन होता हो। सब्सटेंसिव ऑफिस का मतलब क्या होता है, वो पब्लिक ऑफिस जिसे सब्सटेंसिव तरीके से यानी लॉ के द्वारा, नियम के द्वारा विधिवत तरीके से इस्टेब्लिश किया गया हो। और अगर यहीं पे मैंने आपको ये बताया था कि जो को वारंटो रिट है इट कैन बी ओनली इशूड अगेंस्ट सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस, यानी जो है वो पब्लिक ऑफिस जो है वो सब्सटेंसिव कैरेक्टर का होना चाहिए, विधिवत तरीके से नियम के द्वारा स्टार्ट किया हुआ होना चाहिए और परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट ऑफिस, यानी प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ इसे को वारंटो को इशू नहीं किया जा सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल सही है, ये पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। दूसरा देखिए ये कानून या संविधान के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ होना चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द ऑफिस मस्ट नॉट बी अ सब्सटेंसिव वन, ये तो बिल्कुल गलत है। द ऑफिस मस्ट बी अ सब्सटेंसिव वन, यानी सब्सटेंसिव होना चाहिए ऑफिस। चौथा बोला गया देयर हैज़ बीन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट इन अप्रोप्रिएटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि अगर कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हुए जो कि संविधान या कानून के खिलाफ है तो उसके खिलाफ किस रीट को इशू किया जा सकता, को वारंटो को। हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बना, थर्ड वाला सी ऑप्शन, क्योंकि ये गलत है, नॉट यहाँ पे गलत है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2019 का है। CDS में लगता है हर साल ही रीट से क्वेश्चन आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रीट इज इशूड टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल, यानी किसी कोर्ट और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए, क्वेश डिक्लेयर करने के लिए किस रीट का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन है हमारे पास मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो या सर्टियोररी। सो लास्ट के लेक्चर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो सर्टियोररी है उसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म। ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है या फिर ट्राइब्यूनल को, कि अगर कोई केस पेंडिंग है और उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है उस कोर्ट के, तो उसे पेंडिंग जो केसेस हैं उसे ट्रांसफ़र किया जाए, और अगर यहाँ पे बात की जाए स्क्वैश करने की तो स्क्वैश भी किया जा सकता है। जब बात आती है एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन की या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की, तो भी इस सर्टियोररी रिट को इशू किया जा सकता है। सो हमने यहाँ पे देखा कि करेक्ट आंसर जो है वो इसका ऑप्शन डी है, सर्टियोररी। ना सर्टियोररी तो हमने समझ ही लिया कि सर्टियोररी का मतलब क्या है और इसका मेन पर्पस क्या है। इट कैन बी इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी सर्टियोररी को इशू किया जा सकता है। ना प्रोहिबिशन भी समझ लीजिए ताकि इन दोनों के बीच आपको अंतर क्लियर हो जाए। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, अगर किसी कोर्ट के द्वारा एक्सेस जुरिस्डिक्शन दिखाया जा रहा है और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन दिखाया जा रहा है तो प्रोहिबिट किया जा सकता है उसके पावर को प्रोहिबिशन रिट का यूज करने के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2017 का बोला जा रहा है रीट इशूड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फाउंड टू बी डिटेन्ड इलीगली इज, यानी किस रीट को इशू किया जाता है जब इलीगल डिटेंशन की बात आती है। ऑप्शन है हमारे पास मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोररी और प्रोहिबिशन। सो मैंने आपको बता दिया है कि हेबियस कॉर्पस का यूज किया जाएगा जब किसी एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिटेन करके रखे तो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन बी, हेबियस कॉर्पस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बार ये NDS, CDS और यूपी लोअर सब में पूछा गया है। बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीट्स इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, यानी किसी पर्सन की लिबर्टी को लेके कौन सा ग्रेटेस्ट सेफगार्ड माना जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोररी या प्रोहिबिशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट रीट आप इसे मान सकते हैं हेबियस कॉर्पस को, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जाती है आर्बिट्ररी डिटेंशन को लेके। यानी अगर कभी आर्बिट्ररी डिटेंशन हो रहा है जो ऑथराइज नहीं है वैसी बंदी बनाई जा रही है तो इस टाइम पे हेबियस कॉर्पस रीट का यूज किया जा सकता है। सो यहाँ पे आंसर क्या है फिर हमारा, ऑप्शन बी, हेबियस कॉर्पस होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इशू ऑफ रीट ऑफ अ को वारंटो। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट है वो सही है क्या। द ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टेट्यूट, ये तो बिल्कुल सही है, नियम स्टेट्यूट के द्वारा ही क्रिएट होना चाहिए। दूसरा देखिए सब्सटेंसिव ऑफिस होना चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट हमने पढ़ा है। तीसरा देखिए हमने बात की थी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट का या स्टेट्यूट का उल्लंघन होगा तो इस रीट को जारी किया जाएगा। चौथा ध्यान से देखिए, बोला गया स्टेट्यूटरी प्रोविजन के तहत ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट्यूटरी प्रोविजन और जो कानून के द्वारा, जैसे यहाँ पे दो तरह की बातें आती हैं। सबसे पहले तो सब्सटेंसिव ऑफिस और दूसरा है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के द्वारा स्थापित की गई ऑफिस। इन दोनों के बीच अगर आपको डिफरेंस पता है तो ही इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली मार्क कर पाएंगे, अदरवाइज फिर एलिमिनेशन से भी आप इसे कर सकते थे। सो जब हमने बात की थी को वारंटो की तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि दिस रीट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस, यानी ये सिर्फ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस के केस में ही इशू किया जा सकता है। परमानेंट कैरेक्टर की ऑफिस होनी चाहिए और स्टैट्यूट के द्वारा विधिवत तरीके से बनाई जानी चाहिए, और मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ इसे इशू नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आप समझेंगे कि सब्सटेंसिव ऑफिस और स्टैट्यूटरी जो ऑफिस, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के द्वारा जो ऑफिस स्टेब्लिश की जाती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए सब्सटेंसिव ऑफिस और स्टैट्यूटरी प्रोविजन के द्वारा स्टेब्लिश जो की जाती है, सब्सटेंसिव ऑफिस में सिंपली जो होता है वो रूल की बात की जाती है, कोई रूल बना दी गई और उसके बेसिस पे काम किया जा रहा है। लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविजन में विधिवत तरीके से लेजिस्लेटिव के द्वारा पास करके जो कानून बनाई जाती है वो कहलाती है स्टैट्यूटरी प्रोविजन वाली ऑफिस। सो इसे आप बहुत ही क्लियर से समझ लीजिए कि जो रूल, नॉर्मल रूल्स के द्वारा स्टेब्लिश की जाती है वो कहलाती है सब्सटेंसिव ऑफिस, और जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के द्वारा स्टेब्लिश की जाती है वो बाकायदे संसद में पारित किया जाता है प्रस्ताव, उसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के तहत वो स्टेब्लिश की जाती है। तो यहाँ पे हमारा डी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। द अपॉइंटमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के ट्यून में ही हो। सो यहाँ पे हमने यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सारे रेलेवेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली लाइव क्विजेज भी होती हैं जिसे मैं खुद तैयार करता हूँ। सो आप टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।